चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। एंगुलर वेलोसिटी क्या है और इसका लीनियर वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम देखेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या इसका रोल आता है रोटेशनल मोशन में। जहां भी रोटेशन की मतलब आई या एंगुलर की बात आई, इसका मतलब कुछ चीज घूम रही है। हर एक पार्टिकल जो रोटेट हो रहा हो किस तरीके से घूमता है, वो सर्कल के तरह से घूम सकता है, इलिप्स की तरह घूम सकता है। तो लीनियर वेलोसिटी, अच्छा सर्कल और इलिप्स ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है, बल्कि सर्कल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये है कि सीधे यहां पर क्या वेलोसिटी है, और जब ये घूम रहा है क्या वेलोसिटी है। तो लीनियर मतलब सीधा, एंगुलर मतलब जब ये घूमे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इसमें एंगल आएगी। अगर सीधा है तो कोई एंगल नहीं है, लेकिन जब ये घूमेगा एक ये एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, और इनके बीच में जो दो क्वांटिटी आने वाली है, ये जो लीनियर या एंगुलर है, क्या इसमें वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, हम देखेंगे इसमें। रोटेशनल मोशन जब घुमावदार मोशन होता है किसी भी रिजिड बॉडी का किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलाउंग, ऐसे कोई फिक्स्ड एक्सिस है जो कि यहां से क्लियर है, हर एक पार्टिकल बॉडी का मूव कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि P1 पार्टिकल है, वो ये मूव कर रहा है, P2 पार्टिकल कहीं और मूव कर रहा है, लेकिन दोनों ही घूम रहे हैं एक सर्कल में किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलाउंग। और ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पे वो घूम रहे हैं, वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिएगा कि एक टिपिकल पार्टिकल हमने लिया है जो एक P पॉइंट पे है, रिजिड बॉडी है, रोटेट कर रही है, इसकी फिक्स्ड एक्सिस आपने कहा Z एक्सिस। अब ये जो P पार्टिकल है ये एक R डिस्टेंस बना रहा है, या ये कहें कि एक वर्चुअल सर्कल जिसमें घूम रहा है जिसका रेडियस R है। इसकी कुछ वेलोसिटी है जो टेंजेंशियल जा रही है। अब किसी एक पॉइंट पे ये P डैश पे आया और इसने डेल्टा थीटा बनाया, ये R ही रहा, ये डिस्टेंस R ही रहेगा, ये R है, ये डेल्टा थीटा हो गया, ये P है, ये P डैश पे गया, और V इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। जो रेडियस है R रहा, वेलोसिटी हमने कहा लीनियर वेलोसिटी V है, और ये टेंजेंट के अलाउंग होती है। जो सर्कल इस तरीके से घूमता है तो किसी भी पॉइंट पे आप इसके टेंजेंशियल साइड पे आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब P डैश एक ऐसी पोजीशन है जहां पर डेल्टा टी टाइम में वो गया और डेल्टा थीटा इसने बनाया। यानी कि अगर हम ये सेंटर लें और वो इधर गया, इधर से इधर गया, या इधर से इधर गया, तो इसने करीबन ये डेल्टा थीटा एंगल बनाया बीच में डेल्टा टी टाइम में। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की इस इंटरवल डेल्टा टी पे क्या होगी। देखिए इसने एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये एंगल कितना कवर किया, डेल्टा थीटा। जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो हम डेल्टा एक्स ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी ले रहे थे। यहां पर कितना एंगल इसने कवर किया, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी कर दीजिए सेम एनालॉजी के हिसाब से। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या हो गया, इसका एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब डेल्टा टी हम बहुत छोटा चाहते हैं, बहुत छोटा से छोटा चाहते हैं, ताकि हमको उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मिल जाए, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाए। तो डेल्टा टी को जैसे ही बहुत छोटा करेंगे, लिमिट लगाएंगे, आप जानते हैं कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा किसी एक पी पॉइंट पे। तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इसको हम कहेंगे ओमेगा। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे तो जो ओमेगा आएगा, उसको हम ओमेगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी बहुत एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर वेलोसिटी इसमें v है। लीनियर वेलोसिटी किस तरीके से आपकी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है, v इक्वल टू आर ओमेगा या v इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पर r क्या है, r रेडियस है सर्कल का। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी ओमेगा आर के बराबर। ये सारे पार्टिकल जो भी उस रिजिड बॉडी में है सप्लाई अप्लाई हो गए। तो किसी भी एक पार्टिकल को लीजिए जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई पे है फिक्स्ड एक्सिस से, जो लीनियर वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे वी आई उसकी होगी वी आई इक्वल टू ओमेगा आर आई। ओमेगा को आपने कहा कि डी थीटा बाई डी टी है, ध्यान रखिएगा यहां पर हमने ओमेगा को कहा कि डी थीटा बाई डी टी। ये आई जो है 1 से n तक, क्योंकि एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, एक से लेकर वो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं।
अब कोई एक एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, और हमने कहा कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर हो तब क्या होगा, इसका आर तो जीरो हो जाएगा, ये आर जीरो हो जाएगा। तो आर जीरो हो जाएगा मतलब इसका v इक्वल टू आर ओमेगा में आर जीरो रखिए, वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ घूम रहे हैं उनकी तो कुछ वेलोसिटी बन रही है, लीनियर वेलोसिटी बन रही है, एंगुलर वेलोसिटी बन रही है, लेकिन ये कोई इस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो और कोई पार्टिकल की बात करें तो उसकी v जो है जीरो हो जाएगी, इसका मतलब एक्सिस फिक्स्ड है। अब यही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हम सारे पार्टिकल के लिए लेंगे। तो हम ओमेगा लेंगे एंगुलर वेलोसिटी सारी पूरी बॉडी के लिए। हमने ये देखा कि जो प्योर ट्रांसलेशन में को सीधी सीधी डायरेक्शन में जाना है, जितनी भी बॉडी के पार्ट हैं उसकी सेम वेलोसिटी किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम होती है। अब जब रोटेशन की बात करेंगे, प्योर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम होगी। अब ये केवल रोटेशन के लिए है, रिजिड बॉडी के रोटेशन है, अगर वो फिक्स एक्सिस के आजू बाजू घूम रहा है तो, राइट। अब ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेन है, पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले हम आगे बात करें, जो प्लेन है जिसमें घूम रहा है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी अभी तक तो हमें स्केलर दिखाई दे रही है, हम कह रहे हैं कि अभी तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर सच्चाई में जाने तो ये वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। रोटेशन जो फिक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहां होता है, जो एक्सिस है रोटेशन उसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा। और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, हमारे पास जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल है, उसके हिसाब से इसका आप डायरेक्शन देख सकते हैं। यहां पर देखिए कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का किस तरीके से आएगा। यदि जो हेड है एक राइट हैंडेड स्क्रू रोटेट कर रहा है इस बॉडी में, तो जो स्क्रू एडवांस होगा किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से अगर ये यू घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, या आप राइट हैंडेड रूल लगा लीजिए, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। जो वेक्टर प्रोडक्ट है, अब अगर आप कह रहे हैं कि वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट भी लेके आना पड़ेगा, यानी कि जो ओमेगा इंटू आर, हमने ओमेगा आर सीधा लिख दिया था वी इक्वल टू आर ओमेगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें। ओके, तो ये जो फिगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर, ये आपका ओमेगा है, ये किसके अलोंग है, ये ओमेगा अलोंग एक्सिस है। किस एक्सिस के, जो प्लेन जिस प्लेन में घूम रहा है, जो पी जिस प्लेन में, ये पी है, पी डैश कहीं होगा, पी डबल डैश होगा, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन जा रही है एक्सिस, उसके अलोंग होगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की v इक्वल टू आर ओमेगा, अभी इसमें ये जो वेलोसिटी है v, वो किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ये ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि आर के भी परपेंडिकुलर है, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ये भी सही हो गया, राइट। तो ओमेगा आर मान लीजिए ओपी है। अब ओपी क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हम ये कह रहे हैं कि रेडियस ओपी है, यहां से हमने कहा ओ और पी। अब ओपी कैसे आएगा, ये वेक्टर कैसे आया, ये होगा आपका ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर एडिशन से। तो ओमेगा इंटू आर क्या है, ओपी को हम लिख सकते हैं ओसी प्लस सीपी, ये हमें पता है क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ देख चुके हैं कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को। अब जो ओमेगा इंटू ओसी जीरो है, क्योंकि ओमेगा और ओसी एक ही डायरेक्शन में है, साइन थीटा उनके बीच में क्या है, जीरो, तो ओमेगा इंटू ओसी जीरो हो गया, ओमेगा इंटू ओसी जीरो, तो बना क्या, ओमेगा इंटू ओसी प्लस ओमेगा इंटू सीपी में ओमेगा इंटू ओसी जीरो हो गया, तो ओमेगा इंटू सीपी बचा। तो जो ओमेगा इंटू सीपी है, ये किसके परपेंडिकुलर है, ओमेगा के, यानी कि ओमेगा के, दिस इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। सीपी जेड एक्सिस किसके अलोंग है, रेडियस, जो आपका रेडियस बना सर्कल का, जो रेडियस बन रहा है जिसके अलोंग ये घूम रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये किसके डायरेक्शन में है, टेंजेंट के डायरेक्शन में है टू द सर्कल एक्ट पी। ओके,
दो चीज़ों के परपेंडिकुलर है, इसलिए टेंजेंट, जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया वही बात मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली बताई है। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सीधा ओमेगा का मैग्नीट्यूड लीजिए, सीपी का मैग्नीट्यूड लीजिए, और ओमेगा सीपी ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम क्या कहेंगे कि सीपी यहाँ पर आर के सब में हमने ये साइन लगाया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, यानी कि आर से परपेंडिकुलर नहीं है। ये देखिए जो हमने पहले देखा था, यहां पर सीपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर परपेंडिकुलर से। देखिए जो ये सीपी है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, आर परपेंडिकुलर, केवल आर से नहीं करेंगे। तो ओमेगा क्रॉस आर ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा आर परपेंडिकुलर, और ये किस डायरेक्शन में है, जो सर्कल का टेंजेंट है, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिस भी डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो लीनियर वेलोसिटी v किसी पॉइंट p पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। बल्कि ये जो रिलेशन है, चाहे आप रिजिड बॉडी लीजिए, इसका रोटेशन लीजिए जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, मान लीजिए लट्टू की बात करें, लट्टू एक ही पॉइंट फिक्स होता है, उसके लिए भी ये ट्रू होगा। यहां पर आर का रिप्रेजेंट करेगा इन केसेस में जो पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का जिस फिक्स पॉइंट के, जैसे लट्टू की जो धुरी होती है उसके अक्रॉस, उसके ऊपर ही वो घूमता है, तो उसको हम ओरिजिन लेंगे तो आर का डिस्टेंस वो होगा। रोटेशन के लिए किसी भी फिक्स पॉइंट अगर आपकी एक्सिस है, जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ओमेगा का वो चेंज नहीं होता समय के साथ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे चेंज हो सकता है। जनरल रोटेशन की बात करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओमेगा का, ये जनरल रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो वो वाकई में चेंज होगा, एक मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, जो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम ट्रांसलेशन मोशन तो हम खैर बहुत फेमिलियर है, और हमने वहां पर देखा कि भाई काइनेटिक वेरिएबल लाए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी उसमें था, ट्रांसलेशन मोशन का हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, ये कहां पर आ जाती है, जब रोटेशनल मोशन की बात करने लगते हैं हम। तो बड़ा नेचुरल हो जाएगा, बड़ा इंट्यूटिव हो जाएगा कि रोटेशनल मोशन को हम इस तरीके से डिफाइन करें जहां पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी ले आए, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था हमारे पास। और हम कैसे डिफाइन करेंगे इस एंगुलर एक्सेलरेशन को, जैसे हमने कहा था कि भाई एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज वैसे ही टाइम के हिसाब से होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे v हमने कहा वेलोसिटी, dv बाई dt हमने कहा कि एक्सेलरेशन होता है, ऐसे d ओमेगा बाई dt को भी हम कह सकते हैं ये एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर एक्सिस जिस पे घुमाव हो रहा है वो फिक्स है तो डायरेक्शन ओमेगा का और अल्फा का वो फिक्स होगा, तो वेक्टर इक्वेशन स्केलर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ये अल्फा यहाँ पर बोल्ड है, ओमेगा बोल्ड है, और जब हम एक्सिस रोटेशन की बात करेंगे अगर वो फिक्स है तो डायरेक्शन ओमेगा और अल्फा का फिक्स्ड है, इसका मतलब ये, इसको हम स्केलर में लिख सकते हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट है, और हम स्पेशली बात करेंगे उन सिस्टम पार्टिकल की जिसमें हम रिजिड बॉडीज लेंगे। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट वैसे नॉर्मल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक समय दीजिए मुझे थोड़ा सा, लेकिन यहां पर थोड़ा मोमेंट अलग है। जब भी एक मोशन हो रहा है रिजिड बॉडी का तो उसमें रोटेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन यदि जो बॉडी की बात कर रहे हैं हम वो फिक्स है और बिल्कुल सीधी लाइन में है, या कहें अलोंग अ लाइन है, आपने देखा पंखा, उसमें क्या हो सकता है कि रोटेशन मोशन हो सकता है। ट्रांसलेशन को चेंज करने के लिए, मतलब अगर स्टेट यहां पर कोई बॉडी है और वो उसको यहां पहुंचाना है तो हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन के हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो आप एक सवाल उठाएंगे कि अगर यहां से यहां तक जाने के लिए इसको फोर्स चाहिए
तो रोटेशनल मोशन के लिए क्यों नहीं फोर्स चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? इसके लिए चाहिए होगा। अब यहां पर हमारे पास ये चीज आती है कि जो रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है किसी फिक्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लीजिए कोई हिंज लगा हुआ, तो एक दरवाजे की बात करें तो दरवाजा आपके यहां पर हिंज लगे होते हैं, इस हिंज के हिसाब से ये यहां घूमता है, इसको बाहर की तरफ खोल दीजिए, अंदर की तरफ खोल दीजिए, तो कैसे रोटेट हो रहा है? जब तक आप दरवाजे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो खुलेगा, बंद होगा कैसे? ये काम तो होना चाहिए ना। तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है हिंज लाइन पे, अब ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन जो फोर्स आप लगा रहे हैं किसी मैग्नीट्यूड का, अगर वो राइट एंगल पे लगाएं आउटर एज पे, अगर आप हिंज पे फोर्स, यहां पर आ जाइए, हिंज पे फोर्स लगा दीजिए, कुछ होगा? आपको कहां लगाना पड़ता है? यहां फोर्स लगा, आपकी कुंडी कहां होती है? यहां होती है। आप इसको पकड़ के धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो जब आप इस पे खींचते हैं, आउटर एज पे करते हैं, तब रोटेशन होता है, यहां तो होता नहीं है हिंज पे अगर करें तो। लेकिन ये केवल फोर्स ही नहीं होता है, केवल आप अपनी मसल की एनर्जी नहीं लगा रहे, बट जो डायरेक्शन है फोर्स का, कहां पर अप्लाई किया गया, वो इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन के लिए। मैं फिर से बताता हूं कि मैंने इसको क्यों कहा कि यहां पर आप अगर डोर पे दम लगा रहे हैं तब ये घूमेगा, क्योंकि हिंज के अराउंड ही तो ये घूम रहा है। अगर हिंज पे फोर्स लगाने लगे तो ये घूमता नहीं, यहां पर लगाने से घूमता है। तो इसके लिए फोर्स अप्लाई ही करना बहुत जरूरी नहीं है, फोर्स कहां लगाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने कहा कि यहां से यहां पहुंचाया किसी चीज को आपने रेक्टिलिनियर मोशन में, तो आपने फोर्स दिया। इसी तरीके से जो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, जो फोर्स आप सीधे डायरेक्शन में लगाते हैं, वही एंगुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको एक और शब्द का नाम दिया जाता है टॉर्क। घुमाने के लिए जो फोर्स दिया जाता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। आपने देखा होगा ये ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी है, उसमें हमेशा टॉर्क, कितना टॉर्क है इसका, द टॉर्क इज गुड, द टॉर्क इज लेस, इतने सेकंड में इतना टॉर्क हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है। पहले हम एक सिंगल पार्ट के लिए लेके चलते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा और रिजिड बॉडी के लिए ले जाएंगे। अब ये भी देखिए कि कैसे रोटेशनल मोशन चेंज होता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन रिजिड बॉडी का कैसे चेंज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तभी तो फोर्स की बात आएगी, तभी तो टॉर्क की बात आएगी। तो टॉर्क किससे रिलेटेड हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन से। यदि एक फोर्स F किसी एक पार्टिकल पे लगा रहे हैं, किसी पॉइंट P पे, जिसकी पोजीशन ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R वेक्टर से। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस पे जो काम कर रहा है इस पार्टिकल पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसको हम टॉर्क बोलेंगे। टॉ बोलते हैं इसको, टॉर्क। वो होगा इस R इंटू दिस फोर्स, R इंटू F। लेकिन ये दोनों और ये सारे के सारे क्या है? आपके वेक्टर हैं। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो टॉ है ये ग्रीक लेटर टॉ से आया है, TAU बोलते हैं, टाउ बोले या टॉ बोले। जो मैग्नीट्यूड है इस टॉ की, उसको हम कहते हैं R इंटू एफ साइन थीटा। R इंटू एफ साइन थीटा का मतलब ये है कि आप R साइन थीटा का मतलब R का साइन कंपोनेंट ले, यानी कि इसका कंपोनेंट ले इसके परपेंडिकुलर, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आर एफ साइन थीटा। R आपका मैग्नीट्यूड है, ये R मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर कैपिटल R का, मतलब बोल्ड R का, जो लेंथ बेसिकली OP है, और F आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का F का, और जो थीटा है ये इनके बीच में ये एंगल है, R और F के बीच में एंगल है। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन है ml² t-2। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही आना चाहिए, और बिल्कुल वही आता है। लेकिन जो वर्क है उससे, ये तो ठीक है, डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन वर्क से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि काम कुछ इसमें अलग हो रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स ये वेक्टर है, जो वर्क है स्केलर है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। जो SI यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स की, वो न्यूटन मीटर है। जो मैग्नीट्यूड है मोमेंट ऑफ फोर्स का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा टॉ को हम R साइन थीटा, जैसा आपने देखा था, R का हमने कॉम्पोनेंट लिया था,
इंटू एफ। तो आर साइन थीटा को आप लेंगे एफ के परपेंडिकुलर जो है, यानी कि आर के साथ आपको परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर है आर इस एफ से, या आप ये कहे आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी आर और जो एफ का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू आर। तो इस तरीके से दोनों लिखेंगे। ये यहां पर आपका क्या हो गया, ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओरिजिन से, और एफ जो परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट है फोर्स का डायरेक्शन ऑफ आर के। अगर टॉ जीरो है इसका मतलब या तो आर जीरो होगा, इस इन दोनों आप फॉर्मूला से क्लियर देख सकते हैं। अगर आर जीरो है, एफ जीरो है, थीटा आपका 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ये टॉ अपने आप जीरो हो जाएगा, जैसे हमने फोर्स की बात की। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये खत्म हो जाएगा यदि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जीरो हो, लाइन ऑफ एक्शन इसका अगर पास हो रहा है ओरिजिन से। यहां पर देखिए, क्योंकि आर क्रॉस एफ ये वेक्टर प्रोडक्ट है, जो प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की वो इसमें लगेगी। यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। यदि डायरेक्शन आर और एफ का दोनों का रिवर्स कर दिया जाए तो डायरेक्शन जो मोमेंट ऑफ फोर्स की है वो सेम रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, जैसे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है वो किसके समान है, रोटेशनल एनालॉग किसका है, फोर्स का। और जो क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है वो किसके साथ मैच करती है, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो रोटेशनल एनालॉग है। अगर लीनियर मोमेंटम है तो उसी के साथ हम रोटेशन में कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, वैसे टॉर्क हम कहेंगे फोर्स। तो हम एंगुलर मोमेंटम जरा सिंगल पार्टिकल के लिए लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको रिजिड बॉडी के लिए। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे अगर वहां बात करें कि लीनियर मोशन में, तो ऐसा एंगुलर मोमेंटम भी होगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है आपका जिसका मास m है, लीनियर मोमेंटम इसका p है, कि ये r, इसका पोजीशन वेक्टर r है ओरिजिन से। जो एंगुलर मोमेंटम है l उस पार्टिकल का इस ओरिजिन से, उसको हम कैसे कहेंगे, r इंटू पी। आपको याद है p इक्वल टू हमने क्या कहा था, आपको जो मोमेंटम था हमारा वो मास इंटू वेलोसिटी था, ध्यान है आपको, मास इंटू वेलोसिटी था। फिर हमने इस v को कहा dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन किया। तो उसी एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, l को हमने कहा, तो अगर ओरिजिन से लें तो r इंटू पी, पी हमारे पास अब यहाँ पर वो मोमेंटम आ गया जो लीनियर है, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेट कर रहे हैं हम इसको। जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू आर इंटू आर पी साइन थीटा। P इसमें मैग्नीट्यूड है P का, थीटा इनके बीच में एंगल है R और P के बीच में। और क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इसका मतलब इस परपेंडिकुलर होते नहीं है, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लिया जाता है, इसलिए हमने R परपेंडिकुलर P। R परपेंडिकुलर P का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ P ओरिजिन से। और अगर हम P परपेंडिकुलर, इसको हम P परपेंडिकुलर R भी लिख सकते हैं, P परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये P साइन थीटा है, कंपोनेंट P का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, R के डायरेक्शन में। तो एंगुलर मोमेंटम कब जीरो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम तब जीरो हो जाएगा यदि L जीरो, मतलब L जीरो है, कब होगा, यदि P जीरो हो जाए, यदि R जीरो है, मतलब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे ही है, या जो डायरेक्शन लाइन है P और R की वो इनके बीच में एंगल जीरो हो या 180 डिग्री। तो फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, इनके बीच में आपस में रिलेशन भी है। जो रोटेशनल एनालॉजी हम बिठाते हैं, जैसे हमारा फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में है, तो यहाँ पर भी हम डेरिवेशन के लिए अगर हम जानना चाहें कि भाई रिलेशन क्या है, हम सीधा ये वाला जो L इक्वल टू आर क्रॉस P है इसको लेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये, क्योंकि R और P दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमको रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लाना पड़ेगा दाएं हाथ पे। इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ आर पी विल बी, पहले हम डी आर बाई डी टी करेंगे, P को बाहर लाएंगे, और फिर हम R को बाहर लाएंगे, डी पी बाई डी टी करेंगे। तो वेलोसिटी है पार्टिकल की v क्या होती है, वो डी आर बाई डी टी होती है, तो इसको हम v की संज्ञा दे देंगे, राइट। अब P क्या हो जाएगा फिर, m इंटू वी, P है आपका m इंटू वी, डी आर बाई डी टी हम कह रहे हैं v है, और इसीलिए डी आर बाई डी टी इंटू पी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ v लिख देंगे, इसकी जगह हम m भी लिख देंगे। अब देखिए
ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि v दो पैरेलल वेक्टर्स है इनके बीच में, क्योंकि साइन जीरो होता है, इनके बीच में एंगल जीरो है, तो साइन जीरो इज जीरो, इसका मतलब ये जो कंटेंट है आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब डीपी बाई डी टी को, अब ये वाला चीज तो जीरो हो गई है, ये हमने बता दिया, आर इंटू डीपी बाई डी टी आया। अब डीपी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये तो आपका फोर्स होता है, तो इसकी जगह फोर्स लिख दीजिए, इसकी जगह तो आर इंटू एफ, तो आर इंटू डीपी बाई डी टी को आर इंटू एफ लिख सकते हैं, लेकिन आर इंटू एफ तो अभी हमने देखा ये टॉ होता है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी हो जाएगा टॉ, तो अल्टीमेटली डी एल बाई डी टी हो जाएगा टॉ। इसका मतलब जो टाइम रेट है चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का, वो बराबर होता है आपके टॉर्क के। ये किसकी एनालॉजी बैठ गई, ये रोटेशनल एनालॉजी हो गई, जो कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपको न्यूटन का सेकंड लॉ भी बता रहा है, ये सेकंड लॉ ट्रांसलेशन के लिए, और ये आपके पास रोटेशनल मोशन के लिए भी आ गया। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक एक पार्टिकल के बारे में तो बात हो गई, टॉर्क भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, लेकिन अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी एक आइटम के लिए नहीं, तो हमको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा जो एंगुलर मोमेंटम्स है, हर एक पार्टिकल का उठा के हमको एंगुलर मोमेंटम जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास एन पार्टिकल है, हम कह रहे हैं एल हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो हम क्या करेंगे कि L1 पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, ऐसे करके n तक पहुंच जाएंगे, यानी 1 से लेकर n तक Li को जोड़ेंगे। जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी आयत पार्टिकल का, वो हमारा होगा Li इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। आर आई इसमें पोजिशन वेक्टर है किसी भी आयत पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जो पी आई है आपका एम आई इंटू वी आई, यानी कि जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी है, एम आई वी आई मतलब आयत पार्टिकल होगा, ये लीनियर मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का। जो पार्टिकल है जिसकी मास एम आई है, वी आई है। अब हम इस एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से लिखेंगे, एल को हम लिख रहे हैं सिग्मा एल आई, ये वाली चीज लिखेंगे, और बराबर कर देंगे सिग्मा आर आई पी आई, दोनों जगह सिग्मा लगा देंगे, जोड़ देंगे। अब ये तो जनरलाइजेशन हो गया कि जो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है किसी सिंगल पार्टिकल, यदि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल लीजिए। अब इन दोनों को मिला के देखिए, हमने हमारे पास एक इक्वेशन है डी एल बाई डी टी। अब डी एल बाई डी टी जब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, इसका मतलब यह है कि डी बाई डी टी हम किसका कर रहे हैं, सिग्मा एल आई का। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, हम ये जो सिग्मा एल आई है इसकी जगह हम डी एल आई बाई डी टी लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं कि हम वी कैन ऑलवेज राइट दिस, राइट। यानी कि हमने क्या किया, सिग्मा बाहर लिया, डी बाई डी टी को अंदर कर दिया, तो डी एल आई बाई डी टी, डी एल आई बाई डी टी सिग्मा आई टू आपका एन इज व्हाट, ये चीज हो गई टॉ। टॉ यही तो होता है, टॉ होता है डी एल बाई डी टी, तो आपका डी एल बाई डी टी हुआ सिग्मा टॉ आई। अब जो आर आई है वो आपका टॉर्क है, किसी आयत पार्टिकल में काम कर रहा है, यानी कि टॉ आई आपने कहा आर आई इंटू एफ आई। जो फोर्स है किसी आयत पार्टिकल पे वो क्या है, वो वेक्टर सम है जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसमें, और साथ में इंटरनल फोर्स लग रहे हो, तो ये एफ आई ई एक्स टी हमने एक्सटर्नल ले लिया, एफ आई इंटरनल फोर्स ले लिया हमने। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का अलग अलग तरीके से हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जो टॉ है मतलब सिग्मा टॉ आई हो गया, ये आर आई इंटू एफ आई हो गया, इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। इस टॉ को हम लिखेंगे टॉ एक्सटर्नल, इसको लिखेंगे टॉ एक्सटर्नल प्लस टॉ इंटरनल। टॉ एक्सटर्नल क्या होगा, फिर से हम इसको क्या करेंगे, आर इंटू एफ, सिग्मा आर इंटू एफ एक्सटर्नल, टॉ इंटरनल हो गया आर आई इंटू एफ आई इंटरनल। अब देखिए जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो फोर्स किसी दो पार्टिकल अगर हम देखें एक सिस्टम में तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं, ये दो पार्टिकल अगर इस तरीके से बात करें तो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है इस इंटरनल फोर्स का और जो टोटल टॉर्क बनेगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क निकल के आ रहा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर से, इन फोर्सेस जो जैसे एक पेयर ऑफ फोर्स लिया हमने, जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। यानी ये जो टॉ इंटरनल है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली टॉ इंटरनल किसके बराबर होगा, केवल एक्सटर्नल के बराबर, क्योंकि ये आपका जीरो हो गया। तो आर कितना है, सिग्मा टॉ आई, इसका मतलब डी एल बाई डी टी हो गया टॉ एक्सटर्नल, दिस टॉ एक्सटर्नल ओनली।
तो जो टाइम रेट है टोटल एंगुलर जो एक काम कर रहा है सिस्टम पे किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या होगा आपका केवल एक्सटर्नल होगा। तो ये एक बड़ा जनरलाइजेशन हो गया सिंगल पार्टिकल का, जो हमने एक इक्वेशन सिंगल पार्टिकल के लिए देखा था, उसका जनरलाइजेशन कर दिया हमने। कोई इंटरनल फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 7.28 में, इसमें ये एक रोटेशनल एनालॉग है बाकायदा dp/dt F एक्सटर्नल का। ये तब भी सही होगा जब हम रिजिड बॉडी लें, तब भी हम लेंगे जब ये इंटरनल पार्टिकल्स होंगे इसमें, और इसके इंटरनल पार्टिकल में कोई भी मोशन होगा, चाहे ट्रांसलेशन मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉ एक्सटर्नल यदि जीरो है, अगर टॉ एक्सटर्नल जीरो है, हम जानते हैं dl/dt होता है टॉ एक्सटर्नल। अब हम कह रहे हैं कि टॉ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब ये जीरो dl/dt जीरो हो जाएगा कि टॉ एक्सटर्नल जीरो है। इसका मतलब dl/dt इक्वल टू जीरो होता है, L को कांस्टेंट होना पड़ेगा, आपका L कांस्टेंट हो गया। यानी कि यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पार्टिकल पे जीरो है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो अब जब हम इसी कैपिटल एल में है, ये मतलब बोल्ड एल में है, जब इसको हम स्केलर पे लेके आएंगे, ये वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे। एक k1 Lx k1 हो गया, Ly k2 हो गया, Lx k3 हो गया। तो k1 k2 k3 ये कांस्टेंट्स है, और Lx Ly Lz ये कंपोनेंट है उस टोटल एंगुलर मोमेंटम के किस वेक्टर के अलॉन्ग, L वेक्टर के अलॉन्ग, और x y z एक्सिस में है तो कांस्टेंट ये, किसके अलॉन्ग है आना, तो हमको इसका डायरेक्शन तो पता करना पड़ेगा। यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तीनों कंपोनेंट इसमें कंजर्व है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। k1 k2 k3 कांस्टेंट है, और यही हम कांस्टेंट कह रहे हैं कि भाई कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको टॉर्क निकालना है, फोर्स दिया हुआ है ये अबाउट द ओरिजिन, और जो फोर्स काम कर रहा है उस पार्टिकल पे, जिसका पोजीशन वेक्टर आपका i - j + k है। r आपके पास है, f आपके पास है। टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, i j के ऊपर लिखेंगे इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, और डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका इतना आ जाएगा। Show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion। आपको ये बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी एक पॉइंट के अलॉन्ग, किसी एक सिंगल पार्टिकल का, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा पूरे मोशन के दौरान। तो उसका थोड़ा सा एक फिगर बनाएंगे। ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v है, एक p पॉइंट पे लीजिए, किसी t टाइम पे हम निकालना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट, हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं उस पार्टिकल का किसी आर्बिट्ररी o के थ्रू, अबाउट o। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, L = r, और ये p, मतलब p की जगह हम m भी लिख सकते हैं, L = r × p। इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो r, ये m तो खैर स्केलर क्वांटिटी है, तो r v sin थीटा, तो m v r sin थीटा हो गया। थीटा किसके बीच में एंगल हो गया, इस r और v के बीच में। यानी कि ये आपने r लिया, ये r है, ये वेलोसिटी है, इन दोनों को अगर हमें करना है तो इसका r का आप ले लीजिए परपेंडिकुलर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r sin थीटा, और इस r sin थीटा और इस v को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे होता है। जो पार्टिकल है वो चेंज कर रहा है पोजीशन टाइम के साथ, जो लाइन v की डायरेक्शन ले लीजिए वो तो सेम रहेगी, वो तो इसी जगह पे रहेगी। इसका मतलब OM यहां से यहां तक ये है, r sin थीटा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और जो डायरेक्शन है L का, इस L का वो परपेंडिकुलर होगा r और v के, हम जानते हैं आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। जो भी L बनेगा वो r और v क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो आप पेज देख पा रहे हो उसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ जो पेज आपके सामने दिख रहा है उसके अंदर की तरफ जा रहा होगा, ये भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो L है वो मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है, इसका मतलब ये कंजर्व्ड है।
ओके, यही इसका जवाब हुआ। तो ये एक और पार्ट हुआ आपके डिस्कशन का, और भी अभी आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।